तिहाड़ जेल में हमने ये भी देखा था जब सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल सरकार में, जब वो गिरफ्तार हुए ईडी द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो 9 महीने तक वो जेल में रहकर भी बिना मंत्रालय के मंत्री बने रहे। तो उनके वो वीडियो जब बाहर आए थे, कहीं वो मसाज करवा रहे थे, कहीं कोई फुट मसाज कर रहा था, कोई उनके सिर की मसाज कर रहा था, घर का खाना मिल रहा था, पत्नी कभी भी उनसे मिलने के लिए आ रही थी, वो सारे वीडियो वायरल हुए थे। तो ये तो वो पार्टी थी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम वीवीआईपी कल्चर तिहाड़ जेल से या जितनी भी जेलें दिल्ली में वहां से खत्म कर देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सर? वहां तो और ज्यादा हुआ, क्योंकि सुनील गुप्ता ही बता रहे हैं कि उनके राजकाज में बहुत सारे वीवीआईपी आए जिनसे मिलने के लिए ना जाने कौन कौन जेल में आता था। अंजू जी, जो बेशर्मी और बेहयाई सत्येंद्र जैन ने, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने अपने भी बेशर्मी और बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तिहाड़ में तोड़ दिए। तिहाड़ तो गए और तिहाड़ में जाकर के ऐसी ठसक दिखाई जैसे कि मैं भगत सिंह हूं। आपको याद होगा कि अपने को भगत सिंह समझते थे। भगत सिंह कोई इस तरीके के घटिया रूपों में थोड़े ही नजरबंद हुए थे। वो देश प्रेम के लिए जेल गए थे। एक आतताई सरकार ने उनको जेल भेजा था। भ्रष्टाचार में भगत सिंह जी जेल नहीं गए थे। आपने भगत सिंह के नाम को धूमिल करने की कोशिश की। वो तो वही है आसमान पे थूकने के बराबर, लेकिन आपकी थूक आपके मुंह पर ही आकर के गिर गई। तो केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने तो जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने भी दिक्कत के दिखा दिया कि वीआईपी उनसे बड़ा कोई है नहीं। न वो आम है, न आदमी है, न पार्टी है। ये जो एक मिसनोमर है ना कि आम आदमी पार्टी, न आम है, न आदमी है, न पार्टी है, ये क्या है? ऊद बिलाव है, ये क्या है? ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन इन्होंने ही अपने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान खुद तोड़ दिए तिहाड़ में जाके। सत्येंद्र जैन ने मसाज कराना, सारी सुविधाएं लेना और बेशर्मी के साथ वहां पे जाकर के मंत्रालय का सारा कार्य करते रहना। केजरीवाल ने भी यही प्रयास किया था। और इसके बाद ये मनीष सिसोदिया भी, अरे साहब, इतने बड़े शिक्षाविद को आपने जेल भेज दिया। अब शिक्षाविद कितने बड़े थे इसकी कली तो खुल ही गई जब नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की। आपके सामने है कितने बड़े शिक्षाविद थे, कितने कितने घोटाले इन लोगों ने किए हैं। वो तो कभी नाई नाई कितने वाला मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इन लोगों के दोहरे मापदंड और दूसरे के लिए सारा जो है उपदेश, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इनसे ज्यादा पर इनसे किसी, जमुना में इतना प्रदूषण, वो तो चूंकि ये पार्टी थी, पार्टी का नाम मैंने, चूंकि ये पार्टी चाहती, इसलिए इस पार्टी की वजह से जमुना में ये सब पराली जल रही जिसकी वजह से वातावरण में बड़ा पोल्यूशन है, वो तो साहब ये पार्टी। यानी आप जो है बिल्कुल निर्दोष, पूरी तरीके से निष्कलंक, पूरी तरीके से निष्पाप, आप बिल्कुल आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। आप बिल्कुल बेदाग हैं। बाकी सब जो है जिनकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं वो दागदार हैं और कालिक से पुते हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जो दिमागी दिवालियापन नहीं, जो मानसिक, जिसको कहते हैं डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से बिल्कुल पूरी तरीके से परिपूर्ण है, उनके बारे में अब क्या चर्चा की जाए। आप अगर इनके काले चिट्ठे अगर आप देखिएगा, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आप आ जाइए सुकेश चंद्रशेखर, ये जो बहुत बड़ा नटवर लाल आया था, उसके पहले हम चले जाएं तिहाड़ में, चार्ल्स शोभराज आए थे। चार्ल्स शोभराज को भी इतना अवसर और इतनी सुविधाएं दे दी लोगों ने, और इतना ज्यादा उसने अपकृत्य तिहाड़ में किया, दुनिया तो स्तब्ध है देख करके। चार्ल्स शोभराज को इतनी सुविधा देने की क्या, अब हम आ जाए सुकेश चंद्रशेखर को, बताते हैं सैकड़ों करोड़ के उसने वारे न्यारे कर दिए। रैन बैक्सी लेबोरेटरीज के मालिकान जो जेल में गए थे, उनकी परिवार की किसी महिला को वर्गला करके स्पूफिंग डिवाइस मंगा करके, और ये कहा कि ये स्वांग रच करके कि वो केंद्र सरकार के प्रमुख गृह सचिव बोल रहे हैं, और उनके नाम से उसने वर्गला करके शायद सुना 100 करोड़ रुपए उगाए। फिर कौन सी ऐसी सिने तालिका थी, नाम लेना उचित तो नहीं है, लेकिन वो आती थी मिलने उनसे। सिने तालिका छोड़ दीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे मिलने के लिए, और उसने वारा न्यारा कर दिया। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने भी एक आरोप केजरीवाल के ऊपर लगाया था। अब वो सही था या गलत था, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर खुद भी बहुत बड़े चोटी के अपराधी थे, इसलिए उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक अंजू जी नहीं लेता हूं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि तिहाड़ भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितने भी पाप उसके सामने आए, तिहाड़ जेल से शुरू हुए, उसके बारे में आज तक कहीं कोई ठोस कार्रवाई तो छोड़ दीजिए कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ होता
तो सुनील गुप्ता साहब ने जो बातें कही हैं उनमें तार्किक बल है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ तब कहा और कार्रवाई नहीं हुई, उनके कहने के पहले, उनके कहने के दौरान, उनके कहने के बाद भी आज तक अंजू जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि आप गंभीर नहीं, जब मैं आप कह रहा हूं तो इसका मतलब जेल प्रशासन का नेतृत्व, जिसमें पुलिस महानिदेशक भी हो, चाहे जेल मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार हो, गंभीर नहीं थे कि जेल की सफाई की जाए, क्योंकि वो भी जेल को ऐसा रखना चाहते थे कि जब वो जेल की शोभा बढ़ाएं तो उन्हें कष्ट ना हो। दूसरे, भ्रष्टाचार की वो जो आमदनी है वो उन तक वो लाभान्वित हो रहे थे, वरना अगर लाभान्वित अंजू जी न होते तो अब तक तिहाड़ जेल सुधर गया होता और सिंगापुर के लुंगी प्रिजन की तरह हो गया होता, जो कि विश्व का एक आदर्श प्रिजन माना जाता है, जहां से आज तक कोई भागा नहीं, किसी ने पलायन नहीं किया, किसी ने आत्महत्या नहीं की, न वही की कहा कोई गैंग वॉर कभी हुआ है लुंगी प्रिजन में। लेकिन जो काम अंग्रेज कर सकते थे अंडमान सेलुलर जेल में, वो हम अपने जेलों में नहीं कर पाए। वो अनुशासन, वो पारदर्शिता और वो कड़ाई अपराधियों के साथ हम नहीं कर पाए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब अंग्रेज अंग्रेज थे, वो कर सकते थे। तो भाई अंग्रेजों ने ही तो शासन प्रशासन की बागडोर हमें दी थी, और उसकी संग बुनियाद और आधारशिला तो अंग्रेजों ने ही डाली थी। तो कम से कम स्वस्थ और अच्छा जेल प्रशासन अगर उन्होंने सेलुलर प्रिजन में दिया था, कम से कम कुछ अच्छी चीज तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। यही सीख हम ले लेते कि एक आदर्श जेल किस प्रकार हो सकता है। माना कि वहां पर सख्ती बहुत होती थी, वहां पर टॉर्चर बहुत होता था, लेकिन वहां से कभी कोई भाग नहीं पाया। जिसने भागने की कोशिश की या तो मारा गया या आत्महत्या की उसने। सर वहां पर तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को रखते थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, वहां पर तो इसी तरह के लोगों को रखा जाता था। लेकिन सर तिहाड़ जेल में जिस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाए जाने का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगा, जेल मंत्री उस वक्त के सत्येंद्र जैन पर लगा, ठीक है, हम बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकते सुकेश चंद्रशेखर की बातों को, लेकिन उसने ही सारी बातें बाकायदा चिट्ठियां लिख लिख कर बताई हैं। तो कहते हैं ना, जहां आग होती है वहां थोड़ा, जहां धुआं होता है वहां थोड़ी बहुत आग तो लगी ही होती होगी ना सर। और फिर बहुत सारे अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन की शिकायत भी की थी सर, आपको याद होगा, कोर्ट में जाकर, कि उनको डराया धमकाया जाता है कि जब जब उनको वो वीआईपी सुविधाएं मिलनी बंद हो गई थी तो उन अधिकारियों ने कोर्ट में शिकायत की थी तिहाड़ जेल की, कि हमें डराया धमकाया जा रहा है कि जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा तुम सबको देख लूंगा। आप सही कह रही हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जब तक कि कहीं कोई आग न हो, धुआं कैसे हो जाएगा। और जो हमारे जैन साहब है, सत्येंद्र जैन साहब, ये कौन से दूध के धुले हुए हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं, और इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ही रसातल में जा चुकी है। इसलिए इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं एक्सटॉर्शन के, जबरन धन वसूलने के, इन सब की एक जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए, और जिसमें जो भी दोषी पाए जाए। ये केवल सत्येंद्र जैन ही नहीं, केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं, केजरीवाल नहीं, बल्कि जो भी जेल का स्टाफ संदिग्ध पाया जाता है अंजू जी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। कम से कम एक बार शासन प्रशासन दिल्ली ये निर्णय कर ले कि हमें तिहाड़ की सफाई करनी है, एक आदर्श कारागार बनाया जाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेलुलर जेल अंडमान की तरह हो, वो आपने सही कहा, वो अंग्रेजों ने बनाया था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नजरबंद करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। हम नहीं चाहते कि अपने नागरिकों के ऊपर कोई ऐसी क्रूरता दिखाई जाए या ऐसी अवांछित कोई कड़ाई की जाए, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था तो कोई भी चाहेगा कि हमारे किसी भी सरकारी उपक्रम या संस्था में होनी चाहिए, और कारागार उससे कोई अपवाद नहीं हो सकता है। तो कारागार व्यवस्था में भी पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार न हो, कैदियों का शोषण न हो, उनसे जबरन धन न वसूला जाए, और जबरन धन वसूल करके उनसे, अब आपको बता दें किसी भी जेल में सैकड़ों की तादाद में बंदी होते हैं, और 10,000 प्रतिदिन अगर बेसिक रेट है किसी चीज का, और आधे कैदी अगर उस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि आप कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा कि कितने लाख करोड़ की प्रतिदिन की आमदनी एक सामान्य जेल की होती है। तभी तो जेलर साहब जो थे, बिल्कुल मालूम पड़ रहा है कि जहां पे आईजी, डीआईजी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, पूंजीपति बैठे हैं, जेलर साहब मालूम पड़ा दूल्हे की तरह घूम रहे हैं। क्योंकि उनको सबको मालूम था जब कभी जेल जाएंगे तो जेलर साहब ही काम आएंगे, तब न डीआईजी साहब काम आएंगे, ना आईजी साहब काम आएंगे, ना डीएम साहब आएंगे, ना कमिश्नर साहब आएंगे, तब जेलर साहब ही काम आएंगे। इसीलिए जेलर साहब जो था, और जेलर साहब इतना सशंकित हो रहे थे, उनको दिखाई पड़ रहा था कि एक अवांछित उनको महत्व मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में डीआईजी, एसपी, डीएम और कमिश्नर इन्हीं को नोच के खा जाए जेलर साहब को, कि बड़ा तुम्हारा भाव बढ़ गया है। तो जेलर साहब पतली गली पकड़ करके भाग गए वहां से,
और लेकिन ये दिखाता है कि हमारा सामाजिक ताना-बाना किधर है और लोग कितना भाव देते हैं जेलर जी। को, इसीलिए कि जब ज़रूरत पड़ जाए सकल वस्तु संग्रह करे, आए कोई दिन काम। जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवार। तो जहाँ जेलर काम आ जाएगा तो डीएम, एसएसपी क्या करेंगे? तो ये महत्व दिखाता है जेलर का, बंदी गृह का। लेकिन आपका जो अभिप्राय है कि जेल बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए।